नमस्कार। आज हम एक काफी संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी की लत। जी। लेकिन इसे हम एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है जो इस पर भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण पेश करता है। हाँ, और ये नजरिया थोड़ा चौंकाने वाला भी है। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि ये सिर्फ यौन संतुष्टि का मामला नहीं, बल्कि शायद एक माइंड कंट्रोल उद्योग जैसा कुछ हो सकता है। तो आज हम इसी स्रोत के विचारों को खंगालेंगे, समझेंगे कि काम यानी इच्छा का असली मतलब क्या है, ये ऊर्जा जब असंतुलित होती है तो क्या होता है, और भारतीय दर्शन क्या रास्ते सुझाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत शुरुआत में ही एक आंकड़ा देता है कि पॉर्न की व्यूअरशिप कथित तौर पर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब की कुल व्यूअरशिप से भी ज्यादा है। जी, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। पर बात सिर्फ व्यूअरशिप की नहीं, स्रोत इसे एक माइंड कंट्रोल इंडस्ट्री की तरह देखता है। मतलब व्यक्ति को लगता है कि वो बुरा है, उसे अपराध बोध होता है, पर शायद उसे एडिक्ट बनाने वाला कोई और ही सिस्टम है। और यहीं पर स्रोत एक दिलचस्प बात कहता है कि ये अक्सर ऑर्गेज़म की तलाश उतनी नहीं होती जितनी एस्केप की होती है। एस्केप मतलब तनाव से, बोरियत से, या शायद अंदर के खालीपन से भागने का एक रास्ता। और वो जो गिल्ट या अपराध बोध होता है ना, हाँ, स्रोत के हिसाब से वो सिर्फ नैतिक नहीं है, वो असल में ऊर्जा खोने का एहसास है कि अब जीवन के जो दूसरे जरूरी काम हैं उनके लिए एनर्जी ही नहीं बची। अच्छा, तो ये काम की अवधारणा से जुड़ता है। फिर स्रोत कहता है कि काम सिर्फ सेक्सुअल इच्छा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय दर्शन में काम का अर्थ बहुत व्यापक है। हर प्रकार की इच्छा, हर चाहत, हर तरह की। हाँ। स्रोत तो इसकी जड़ सृष्टि की मूल इच्छा में बताता है। वो जो ब्रह्म की इच्छा थी एक से अनेक होने की, बस वही मूल काम है, सृजन की इच्छा। लेकिन होता क्या है कि प्रकृति के 3 गुण हैं ना, सत्व, रजस, तमस। हाँ, सत्व, रजस, तमस। उनके प्रभाव में आकर ये इच्छा अलग अलग रूप ले लेती है, कभी कभी विकृत भी हो जाती है। विकृत कैसे? जैसे स्रोत उदाहरण देता है, संतान पैदा करने की इच्छा सात्विक काम है, सिर्फ इंद्रिय सुख या आवेग शांत करना वो राजसिक हो गया। अच्छा। और अगर कोई इसे सिर्फ तनाव मिटाने या मान लीजिए नींद लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो तामसिक काम माना गया है। मतलब इच्छा अपने मूल उद्देश्य सृजन से भटक गई। तो समस्या इच्छा में नहीं, बल्कि वो किस फ्लेवर की है या किस दिशा में जा रही है उसमें है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। और स्रोत कहता है कि प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब हम अपनी सारी काम ऊर्जा, मतलब इच्छा की सारी शक्ति बस एक ही दिशा में लगा देते हैं। एक ही दिशा में, जैसे कि यौन संतुष्टि। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो 64 कलाओं का जिक्र आता है। 64 कलाएं, ये क्या है? स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? स्रोत के अनुसार ये इंसान की अलग अलग इच्छाओं और क्षमताओं को व्यक्त करने के 64 रचनात्मक तरीके हैं। अच्छा। जैसे गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग, खाना बनाना, बागवानी, तर्क करना, ये सब असल में काम यानी इच्छा की ही अलग अलग सकारात्मक रूप है। स्रोत का तर्क यह है कि जब हम अपनी सारी ऊर्जा एक ही संकीर्ण इच्छा पर खर्च कर देते हैं तो बाकी 63 कलाओं या क्षमताओं को सींचने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती, वो मुरझा जाती हैं। स्रोत ने एक उदाहरण भी दिया था, शायद बजट वाला। जी बिल्कुल, कि जैसे महीने का सीमित बजट हो और आप सारा पैसा एक ही महंगी चीज पर उड़ा दें तो बाकी महीना कैसे चलेगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। सही बात। ठीक वैसे ही सारी काम ऊर्जा एक जगह लगाने से जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। और इसी से वो अपराध बोध वाली बात जुड़ती है। हाँ। स्रोत कहता है कि गिल्ट शायद इसलिए नहीं होता कि पोर्न देखा, बल्कि इस गहरे एहसास से होता है कि अब पढ़ाई, काम, कसरत या कोई हॉबी, किसी भी चीज के लिए न तो एनर्जी बची है न इच्छा। जीवन का पूरा विकास रुक जाता है एक तरह से। बिल्कुल। सर्वांगीण विकास के लिए ऊर्जा का संतुलन चाहिए, और जब ये बिगड़ता है तो व्यक्ति अंदर से खोखला महसूस करने लगता है। और स्रोत कहता है कि ये असंतुलन सिर्फ हमारी आदतों को नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के गहरे स्तरों को भी प्रभावित करता है। वो पंचकोश वाली बात। जी, पंचकोश। स्रोत उनका जिक्र करता है अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर, प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर, मनोमय यानी मन, विज्ञानमय यानी बुद्धि, और आनंदमय कोश यानी हमारी सहज खुशी और रचनात्मकता का स्तर। स्रोत एक तरह का दुष्चक्र बताता है। कैसा दुष्चक्र है? कि देखिए, विकृत काम
मनोमय कोश से शुरू होता है, फिर अक्सर खान पान भी बिगड़ता है। अन्नमय कोश ज्यादा तामसिक या राजसिक खाने की इच्छा होती है। हाँ, होता है। इससे शरीर भारी होता है, ऊर्जा गिरती है, प्राणमय कोश कमजोर, मन और बेचैन होता है, मनोमय कोश और बिगड़ता है और फिर से उसी गतिविधि की तरफ भागता है जिससे क्षणिक राहत मिले। और बुद्धि, विज्ञानमय कोश? बुद्धि, विज्ञानमय कोश को पता होता है कि ये ठीक नहीं है, पर ऊर्जा और इच्छा शक्ति की कमी के कारण वो लाचार महसूस करती है। और अंत में जीवन का जो स्वाभाविक आनंद है, जो रचनात्मकता है, आनंदमय कोश, वो दब जाती है। व्यक्ति एक लूप में फंस जाता है। बाप रे, ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। तो फिर इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? स्रोत कुछ समाधान बताता है? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत कोई सतही उपाय नहीं बताता, जैसे कीपैड फोन ले लो। वो मूलभूत बदलाव की बात करता है। अच्छा, क्या है वो? मुख्य रूप से 2 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला तो ये कि अपनी काम ऊर्जा को जानबूझकर दूसरी दिशाओं में मोड़ें। दूसरी दिशाओं में मतलब वो 64 कलाएं? हाँ, उन्हीं में से कुछ चुनें जिनमें सच में रुचि हो। संगीत, कोई खेल, लिखना, पेंटिंग, कोई नई स्किल सीखना, कुछ भी, और अपनी ऊर्जा उसमें लगाएं। इससे क्या होगा? इससे 2 चीजें होंगी। एक तो संतुष्टि मिलेगी, कुछ रचने का सुख, दूसरा आत्मसम्मान बढ़ेगा। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा शायद और भी जरूरी है कि जो भी नई कला या इच्छा आप चुनें, कोशिश करें कि वो सात्विक हो। सात्विक? इसका क्या मतलब है? मतलब उसका उद्देश्य आत्मविकास हो, कुछ सीखना हो, कुछ बनाना हो, या शायद दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना हो। सिर्फ दिखावे या अहंकार के लिए ना हो। जैसे स्रोत उदाहरण देता है कि गिटार सीखना इसलिए नहीं कि दूसरों को इम्प्रेस करना है। हाँ, वो राजसिक हो जाएगा। बिल्कुल, बल्कि इसलिए सीखें कि संगीत से जुड़ना है, उसका आनंद लेना है या कुछ नया बनाना है। ये सात्विक हुआ। तो मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें एक बेहतर ऊंची दिशा देनी है। एकदम सही, उन्हें परिष्कृत करना है। स्रोत यहाँ पर वो जो पारंपरिक ब्रह्मचर्य आश्रम का विचार था ना, हाँ, जीवन के पहले 25 साल जी, उसका भी उल्लेख करता है कि वो इसी ऊर्जा प्रबंधन का एक सामाजिक तरीका था, ताकि युवा अपनी ऊर्जा सीखने, चरित्र बनाने में लगाएं। इसका असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का सार ये है कि स्रोत के अनुसार काम या इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या तब है जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, गलत दिशा में बहने लगती है या सिर्फ एक ही जगह अटक जाती है। जी। और समाधान बाहरी रोक-टोक से ज्यादा अंदर के प्रबंधन में है। ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देना और इरादों को सात्विक रखना। बिल्कुल। और ये वाकई सोचने वाली बात है। ये श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है शायद। क्या सवाल? कि अगर हमारी इच्छाएं और ऊर्जाएं ही हमारे जीवन को बनाती हैं, तो हम खुद सोच समझकर किन इच्छाओं को पालना पोसना चाहेंगे, ताकि हम एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा रचनात्मक और बामकसद जीवन जी सकें। बहुत गहरा विचार है। इस दिलचस्प पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सुविधा हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद।